तो सरफेस टेंशन आइए समझते हैं कि क्या है। तो इसके लिए पेन को थोड़ा हम स्मॉल कर लेंगे, साइज थोड़ा बड़ा हो गया है इसका, इतना साइज चलेगा। रेड ले लेते हैं, देखिए। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। इसका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 और 2 के नीचे है 4 5 6, राइट। तो अब क्या होगा कि ये 2 मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में सोचिए खाली आप। तो 2 मॉलिक्यूल क्या करेगा भाई, तो 2 मॉलिक्यूल पे ये अभी नेचुरल लेंथ पे ही है, यानी 10⁻⁹ दूरी पे है। तो 10⁻⁹ में ये इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर और ये इधर। तो 3 और 1 तो फोर्स बराबर लग रहा है, वो कैंसिल हो गया। लेकिन 4 6 और 4 5 6 का फोर्स के चलते इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगने लगेगा। किस पे? 2 पे। तो 2 पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जब नीचे लगेगा तो 2 नीचे आना चाहेगा। अब 2 जैसे ही नीचे आना चाहेगा तो उसकी 1 से और 3 से दूरी बढ़ जाएगी। अब मैंने 1 और 3 यहाँ रह जाएगा। अब 2 पहले यहाँ था तो 2 खिंचा के यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया। अब 4 के एकदम पास आ गया, देखिए 4 और 5 से इसकी दूरी घट गई और 1 से दूरी बढ़ गई। तो अब ये नीचे आया क्यों? तो जब नीचे 2 जो था वो 2' पे आया तो वो कोई स्प्रिंग मॉडल से अगर समझें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो नेचुरली लग रहा था बॉन्ड लेंथ पे 10⁻⁹ यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, उसी से ही आया है। अभी देखिए, अभी ये जो फोर्स लगाया 5 6 और 4 लगाया, इस समय कोई स्ट्रेच था क्या? स्प्रिंग मॉडल में स्प्रिंग में इलोंगेशन आया था क्या? 2 मॉलिक्यूल के बीच दूरी चेंज हुई थी क्या? नहीं हुई थी। 5 पे 2 लगाया, वो वही 10⁻⁹ पे रह के लगाया। तो ये मान लीजिए 1 न्यूटन का फोर्स रिजल्टेंट आया नीचे इस पे। तो इस रिजल्टेंट फोर्स से, जो कि इलोंगेटेड स्प्रिंग नहीं है, नेचुरल लेंथ पे ही सब का बॉन्ड, मतलब स्प्रिंग माने अगर बॉन्ड को, तो नेचुरल लेंथ पे ये है, उसी का रिजल्टेंट आ गया 1 न्यूटन नीचे। तो उससे 2 नीचे आना चाहेगा 1 न्यूटन से, लेकिन 2 जैसे ही नीचे आएगा तो 4 उसको रिपेल करने लगेगा, क्योंकि 2 4 में बॉन्ड लेंथ जब कम हुआ तो स्प्रिंग मॉडल से देखिए स्प्रिंग छोटा होगा तो रिपल्सिव लगाने लगेगा, यानी 4 2 को रिपेल करने लगेगा। लेकिन 1 न्यूटन लग गया है ना भाई नीचे, तो कब तक वो कंप्रेस करेगा? जब तक कि वो रिपल्सिव फोर्स 4 5 6 के द्वारा लगाया गया रिपल्सिव फोर्स यहाँ जो नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड फोर्स आया था इसके इक्वल ना हो जाए, तब तक वो नीचे आएगा। तो 1 न्यूटन फोर्स से ये नीचे आ रहा है रिजल्टेंट ऑफ इससे, और नीचे आने पे स्प्रिंग मॉडल के अकॉर्डिंग रिपल्सिव लगने लग रहा है इस पे ऊपर, तो ये कहीं बीच में आके रुकेगा 2। मतलब 2 तो यहाँ पे नहीं रहेगा। फर्स्ट जो केस में आया था 3 और 1 के बाद बीच में, वहाँ तो नहीं रहेगा, कुछ तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा। नीचे कब तक शिफ्ट करेगा? जब तक कि नेट फोर्स इस पर 0 नहीं हो जाए, यानी कि ये 1 न्यूटन फोर्स और नीचे आने से जो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग मॉडल से, उसके द्वारा लगाया गया ऊपर फोर्स, तो यहाँ पे मान लीजिए इक्वल आ गया वो। लेकिन हुआ क्या कि 1 और अब 1 और 2 और 3 और 2, ये क्या है? ये स्ट्रेच जैसा बिहेव करने लगेगा। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों स्ट्रेच जैसा बिहेव करने, यानी कि 1 और 3 से इसकी दूरी बढ़ गई। तो अब 1 क्या करेगा? 2 को ऊपर खींचेगा और 3 भी 2 को ऊपर खींचेगा। तो ऊपर का पूरा लेयर ऐसे हो जाएगा। देखिए 3 है, अब चौथा मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ आ गया, तो चौथा को तीसरा उधर खींच रहा है। यानी ये ओवरऑल होगा ये कि सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब स्ट्रेच हो जाते हैं नीचे, सब मॉलिक्यूल नीचे दबना चाह रहा है, और नीचे वाला जो है वो उसको एक सर्टेन दूरी पे आके रोक ले रहा है नीचे वाला। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो एकदम किनारे मॉलिक्यूल है उस पे तो इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस पे इधर खाली इधर वाला फोर्स बच रहा है और इधर नीचे वाला बच रहा है। अब इधर भी मॉलिक्यूल कम है इधर, तो इधर वाले पे कम लगा, बीच वाले पे तो ये इधर वाला पूरा 0 हो जा रहा है। तो और नीचे की तरफ वाला तो जो लगना है वो लग ही रहा है। मतलब ओवरऑल जो सरफेस वाला है वो थोड़ा सा खींचा चला आता है,
माने सरफेस पे जो भी है, ये पिंक कलर का कलर चूज कर लेते हैं, कलर पिकर पिंक चूज। तो ऊपर वाला जो लेयर है वो पक्का थोड़ा थोड़ा पहले से सेपरेटेड हो जाता है, इसे दूर दूर हो जाता है, खींचा हुआ स्प्रिंग जैसा हो जाता है ऊपर वाला, ठीक। क्योंकि एक मॉलिक्यूल के बारे में आप सोचिए कि ये मॉलिक्यूल जैसे नीचे आया तो इसके आजू बाजू से दूरी कम हो गई, बढ़ गई, तो दूरी बढ़ जाती है तो कैसा स्प्रिंग लगाता है, स्प्रिंग फोर्स लगाता है रीगेन करने के लिए, ऐसे। तो यानी कि ये चादर फैला हुआ चादर जैसा हो जाता है सरफेस, और वो सरफेस चाहता है कि हम नेचुरल पोजीशन पे आके सिकुड़ें। यानी कि सरफेस जो होता है लिक्विड का सरफेस, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाता है और वो अपने एरिया को मिनिमम करना चाहता है। मिनिमम मतलब कि वो नेचुरल लेंथ पे लाना चाहता है, यानी 10 का पावर -9 दो मॉलिक्यूल के बीच जो नेचुरल स्प्रिंग जैसा जो नॉर्मल लेंथ रहता है वो लेंथ लाना चाहता है, उससे ज़्यादा इलोंगेटेड हो गया है। ऐसा नहीं कि वो मिनिमम सरफेस एरिया लाना चाहता है, मतलब इससे भी छोटा होना चाहता है। जो दो बॉन्ड 1 और 2 के बीच, मान लीजिए ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, तो वो मिनिमम सरफेस एरिया लाना चाहना मतलब ये 1-2 के बीच और पास लाना, कंप्रेशन जैसा सिचुएशन नहीं, ये इलोंगेटेड रहता है सरफेस वाला यहाँ से यहाँ तक, और वो मिनिमम एरिया करना मतलब नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है, ये सिचुएशन रहता है। अब इसी के कारण वो फोर्स लगाता है, इसी के कारण वो क्या करता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है। तो अब आप समझ गए कि ये मॉलिक्यूल ऐसे है, नीचे आ गया है थोड़ा, और ये स्प्रिंग ऐसे हो गया है। तो अब क्या होगा कि यही वाला जो फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन बोलते हैं। पर यूनिट लेंथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस वाले सारे मॉलिक्यूल पे ये फोर्स लग रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स चाहिए। पॉइंट फंक्शन ये है, जैसे इलास्टिसिटी में NMS सर से पढ़े थे, पॉइंट फंक्शन उस टाइप का। तो हम मॉलिक्यूल तो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लेंथ से डिवाइड कर दे रहे हैं कि जितना हम लेंथ कंसीडर किए उतना ही के प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल होगा। तो लेंथ से डिवाइड कर दिए तो मुझे पता चल गया कि ये पर मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल ही आया है, और इसी को सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। फिर 2-3 चीज़ समझते हैं। ये देखिए, अब इस मॉलिक्यूल ये ऐसे स्ट्रेच स्प्रिंग जैसा है। अब अगर इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मच्छर बैठ गया ऐसे, तो बैठ गया तो ये और नीचे धंसेगा, तो और नीचे धंसेगा तो इसका नीचे जो मॉलिक्यूल नंबर 4 है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 है, तो और स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो ई स्प्रिंग में क्या करेगा, उसको ऊपर धक्का देगा, ये दोनों और इलोंगेट होगा उससे, तो ई ऊपर खींचेगा, ये ऊपर खींचेगा, तो नेट फोर्स कुल मिला के इसके ऊपर लगने लगेगा, जो कि इसके mg को बैलेंस कर लेगा, mg को, इसलिए वो डूबने से बच जाता है। लेकिन जैसे ही अंदर घुसेगा मच्छर थोड़ा सा भी अंदर, तो अंदर का मॉलिक्यूल पे तो ऐसा स्ट्रेच है ही नहीं, अंदर का मॉलिक्यूल तो बेचारा रिलैक्स है, तो वो क्यों इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो सराट से नीचे गिर जाएगा अंदर। तो एक बात ये समझ गए। अब ये जो डेरिवेशन करते हैं, ये भी देखिए, ये रॉड है, तो रॉड को खींचते हैं तो ये मेम्ब्रेन बना हुआ ऐसे है, बबल क्या फिल्म है, सोप फिल्म, तो सोप फिल्म का ये सरफेस का ये लिक्विड है, तो एडहेसिव फोर्स इसको खींचना चाह रहा है, लेकिन इसके बाजू का मॉलिक्यूल से उसकी दूरी बढ़ती है, तो ये दूरी बढ़ने पे स्प्रिंग मॉडल क्या बोलता है कि वो वापस खींचेगा स्प्रिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच दूरी बढ़ाइएगा तो इसलिए ये वापस खींचता है ऐसे। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो हम बात कर रहे हैं, वो दो मॉलिक्यूल आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल नहीं लगा रहे हैं एक दूसरे पे, बिहाइंड वाला मॉलिक्यूल इसको आगे जाने से रोक रहा है, राइट। ये सरफेस टेंशन यहाँ पे है। अब इसमें मच्छर को या सुई को बैलेंस करने वाला जो था, उसमें सबका रोल था, नीचे वाला का भी रोल था, कंप्रेस हो रहा था तो नहीं हो रहा था, और आजू बाजू वाले का भी रोल था इसमें, मच्छर वाले केस में। अच्छा, एनर्जी के टर्म में भी आइए एक्सप्लेन करते हैं हम। एनर्जी के टर्म में कैसे समझेंगे कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो क्या चाह रहा है कि नीचे आ जाए, तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल अब नीचे, इस पे नेट फोर्स देखिए नीचे लग रहा है कि नहीं ऐसे, तो अगर हम नीचे जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा दें तो वो अपने आप नीचे आएगा। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जैसे ही नीचे आ रहा है तो ये रिपेल करने लग रहा है, यानी ऊपर वाले मॉलिक्यूल में नेचुरल टेंडेंसी है नीचे आने की,
और जब कोई चीज़ नेचुरल टेंडेंसी के डायरेक्शन में जाए तो उसकी एनर्जी घटती है, राइट। जैसे कि अर्थ से इनफाइनाइटली सेपरेटेड मास है, तो ये नेचुरली अट्रैक्ट होता है अपने तरफ, तो मास यहाँ आता है तो एनर्जी घटता है कि नहीं। अब इन्फिनिटी पे मैक्सिमम लेते हैं 0। अब दो चार्ज के बारे में भी आप सोच सकते हैं, एक प्लस चार्ज है और एक जब माइनस चार्ज है, तो ये दोनों जब पास आएगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये अपने आप आ रहा है, यानी सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, तो उसकी लॉस होगी एनर्जी, तो ये पास आने समय घटेगी। तो वैसे ही ये मॉलिक्यूल जब नीचे आएगा, क्योंकि इसमें टेंडेंसी है नीचे आने की, जिधर टेंडेंसी है उधर जब आएगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, यानी कि ऊपर एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो जो सरफेस पे रहता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल की, और एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है कोई भी चीज़, कम से कम एनर्जी रखना चाहता है कोई भी चीज़ स्टेबल होने के लिए, इसीलिए सरफेस एरिया कम रखना चाहता है और स्फीयर बन जाता है। स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम होता है। तो एनर्जी से भी एक्सप्लेन कर दिए। अब फोर्स से भी क्यों सरफेस एरिया कम रखना चाहता है, फोर्स से भी देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। भले ही ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन वो सरफेस वाला मॉलिक्यूल भी इस तरह से टेढ़ा ऐसे ऐसे थोड़ा मुड़ा रहता है, ये इतना कम टेढ़ा रहता है कि आपको पूरा सीधा फील होता है। तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल क्या है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, तो हर बुक में लिखा है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच बढ़ा हुआ दूरी रहता है सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच। तो ये चाहता है कि हम अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएं, और नेचुरल लेंथ पे आने के लिए उसको क्या बोलेंगे कि अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा। ये पास पास आना मतलब फैला हुआ है, और ये यहाँ आना चाहता है पास पास, तो सरफेस एरिया कम करना चाह रहा है कि नहीं। तो उसी सरफेस एरिया कम करने के चक्कर में वाटर ड्रॉपलेट ये सब स्फेरिकल रहता है बन के, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो और मतलब स्प्रिंग कम इलोंगेटेड जैसा मॉडल रहे। फिर सरफ डालते हैं, गर्म करेंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। हम लोग गर्म खाना क्यों टेस्टी लगता है, क्योंकि गर्म खाना खाते हैं तो मुंह में अलग अलग पार्ट, कोई खट्टा के लिए अलग पार्ट है जीभ का, मीठा के लिए सेंसिटिव अलग पार्ट है, तीता के लिए अलग है। तो गर्म रहेगा तो उसका सरफेस टेंशन कम रहेगा, तो वो फैला हुआ रहेगा एरिया। सरफेस टेंशन ज़्यादा होने से क्या होता है, वो पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है, तो गर्म खाना में फैल जाता है, तो जीभ में पूरा लपटा जाता है, तो टेस्ट लगता है हर जगह। अब गाय बैल को ठंडा खाना देते हैं, इसलिए मुँह ऐसे से चपराते रहता है हर जीभ के हर पार्ट में फैलाने के लिए, ताकि उसको टेस्ट आए। फिर सरफेस फिल्म का जो फार्मूला डिराइव करते हैं तो 2 लेयर लेते हैं, क्योंकि एक लेयर तो देखिए इस सोचिए कि मॉलिक्यूलवा के तो कुछ थिकनेस होगा, मॉलिक्यूल यहाँ होगा उसका कुछ तो थिकनेस होगा, तो अभी आप सामने से देख रहे हैं, अब इसके पीछे भी तो कुछ है, पीछे माने इधर छुपा हुआ, इधर पीछे, ये तो आपको फ्रंट दिख रहा है, फ्रंट, पीछे तो है बैक। तो 2 सरफेस हो गया कि नहीं, ये वाला एयर और फिल्म हो गया, अब पीछे भी तो हवा है, हवा और फिल्म, तो 2 लेयर हो गया कि नहीं। तो इसको खींचिएगा तो दोनों मॉलिक्यूल, आप इतना पतला फिल्म में भी आप ये मत सोचिए कि एक मॉलिक्यूल है, उसमें भी हज़ारों मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल मतलब पार्टिसिपेट करें। ये देखिए 3D फिगर से समझा रहे हैं हम आपको कि इतना पतला लेयर है, इसी को आप खींच रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि इधर भी मॉलिक्यूल आ जाएगा और ऊपर भी, इधर भी मॉलिक्यूल आ जाएगा, इधर भी। तो जब इसको खींचेंगे तो इधर वाला मॉलिक्यूल भी देखिए एयर के कांटेक्ट में है, इधर वाला भी एयर के कांटेक्ट में है। तो जब आगे खींचिएगा तो दोनों मॉलिक्यूल, इधरों वाला मॉलिक्यूल रोकेगा और दूसरे साइड वाला मॉलिक्यूल भी रोकेगा, तो दो लेयर इसलिए लिया जाता है इसमें। वाटर का जो फोर्स होता है, वाटर का फोर्स वो ज़्यादा होता है एयर वाटर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए बाहर वाला एयर कुछ नहीं कर पाता है, नेग्लिजिबल है वाटर के सामने।
वाटर तक, एयर 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 में वाटर, एक बार चेंज आया तो ये एक इंटरफेस हो गया, एक सरफेस हो गया, एक बार चेंज आ गया एयर से वाटर, अब अंदर दूसरा स्टेप वाटर 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 एयर 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 एयर, फिर वाटर से एयर का चेंज आया तो दूसरा सरफेस, इसमें दो सरफेसेस हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें दो सरफेसेस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके कारण से जो सरफेस एनर्जी हुई वो Ln2 इसको खींच के अपना सारा सरफेस एरिया जीरो करवा लेगी, तो वापस पूरी की पूरी फिल्म अंदर घुस जाएगी, तो भैया तो चलता जा, मेरे को तो अपना सरफेस एरिया कम करना है, कुछ ऐसे उसको खींच के ले जाएगी इसलिए इसको हमको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसको यहाँ पर पकड़े रहने के लिए। बोलो समझ में आई बात, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 2s